proteins, most abundant organic compound to be found in cell and comprises 50% of total dry weight of body. लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सेल्स के अंदर सबसे ज्यादा पाया जाने वाला जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो प्रोटीन है और तकरीबन टोटल ड्राई वेट ऑफ बॉडी का 50% प्रोटीन पर मुश्तमिल होता है. दीज आर पॉलीमर्स ऑफ इमाइनो एसिड्स. तो जिस तरह डीएनए और आरएनए के पॉलीमर्स न्यूक्लियोटाइड्स हैं, इसी तरह प्रोटीन्स के पॉलीमर्स इमाइनो एसिड्स हैं. मींस इमाइनो एसिड्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर प्रोटीन्स बनाते हैं. कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन. तो इमाइनो एसिड्स कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पर मुश्तमिल होते हैं. याद रखिएगा कि कार्बोहाइड्रेट्स के केस में कार्बोहाइड्रेट्स हाइड्रेटेड कार्बन है, मींस कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर मुश्तमिल होते हैं. जबकि अगर कंपैरिजन में प्रोटीन को देखा जाए तो प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अलावा नाइट्रोजन भी शामिल होता है. इमाइनो एसिड्स. About 170 types of amino acids are found in cells and tissues. लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल्स और टिश्यूज में नियर अबाउट 170 टाइप्स के इमाइनो एसिड्स मौजूद होते हैं और उन 170 टाइप्स की इमाइनो एसिड में से 25 सिर्फ ऐसे हैं जो प्रोटीन बना सकते हैं और ज्यादातर प्रोटीन 20 टाइप्स की इमाइनो एसिड से बनी होती हैं. All amino acids have an amino group NH2 and carboxyl group COOH attached to same carbon atom known as alpha carbon. ये इमाइनो एसिड का एक जनरल स्ट्रक्चर है जिसमें इमाइनो ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप एक ही कार्बन के साथ अटैच हैं और ये कार्बन क्या कहलाता है? अल्फा कार्बन. अब इमाइनो एसिड की जनरल स्ट्रक्चर में कौन से कंपोनेंट्स हैं? इमाइनो ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप, अल्फा कार्बन और उसके साथ साइड चेन अल्काइल ग्रुप. अगर इस आर की जगह मिथाइल ग्रुप हो तो ये कौन सा इमाइनो एसिड बनेगा? एलानीन. और अगर इसी साइड चेन आर की जगह हाइड्रोजन हो तो ये ग्लाइसिन बनेगा. देख सकते हैं if CH3 if R is CH3 then it is alanine and if it is hydrogen it will be glycine. अल्काइल ग्रुप की जगह मिथाइल ग्रुप है तो ये एलानीन और अल्काइल ग्रुप की जगह अगर हाइड्रोजन होगा तो ये ग्लाइसिन. पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन. तो जिस तरह पढ़ा कि प्रोटीन्स पॉलीमर्स ऑफ इमाइनो एसिड्स हैं, मीन इमाइनो एसिड कंबाइन होकर पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं और वही पॉलीपेप्टाइड चेन फाइनली प्रोटीन बना देती हैं. तो पेप्टाइड बॉन्ड किस तरह बनता है? लिंकेज बिटवीन हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ वन इमाइनो एसिड एंड हाइड्रोजन ऑफ अमाइनो ग्रुप ऑफ अनदर इमाइनो एसिड रिलीज वाटर एंड फॉर्म CN लिंकेज विच इज नोन एज पेप्टाइड बॉन्ड. तो दो इमाइनो एसिड्स हैं. फर्स्ट इमाइनो एसिड के कार्बोक्सिल ग्रुप में से हाइड्रोक्सिल ग्रुप और सेकंड इमाइनो एसिड के इमाइनो ग्रुप में से हाइड्रोजन एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करते हैं और इसके नतीजे में CN लिंकेज बनता है जो कि पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज कहा जाता है. तो ये दो इमाइनो एसिड हैं, ग्लाइसिन और एलानीन. ग्लाइसिन के कार्बोक्सिल ग्रुप में से हाइड्रोक्सिल ग्रुप और एलानीन के इमाइनो ग्रुप में से हाइड्रोजन एक दूसरे के साथ कंबाइन हो रहे हैं, वाटर रिलीज हो रहा है और CN लिंकेज बन रहा है जिसे पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज कहा जाता है. और ये डाइपेप्टाइड है क्यों? क्योंकि ये दो इमाइनो एसिड के कॉम्बिनेशन से मिलकर बन रहा है. क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन. प्रोटीन दो तरह की हो सकती हैं, फाइब्रस प्रोटीन्स एंड ग्लोब्यूलर प्रोटीन. क्या डिफरेंस है इनमें? देयर मॉलिक्यूल्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स व्हिच आर प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ फाइब्रिल्स. फाइब्रस प्रोटीन एक या एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बनी होती हैं जो कि फाइब्रिल्स की सूरत में होते हैं, जबकि ग्लोब्यूलर प्रोटीन मल्टीपल फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन पर मुश्तमिल होते हैं जो कि स्फेरिकल या इलिप्सॉइडल शेप में होते हैं. तो क्या डिफरेंस है कि फाइब्रस प्रोटीन एक या एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बनी हो सकती है जबकि ग्लोब्यूलर प्रोटीन मल्टीपल फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बनी होगी. सेकेंडरी स्ट्रक्चर इज मोस्ट इंपोर्टेंट इन देम, टर्शियरी स्ट्रक्चर इज मोस्ट इंपोर्टेंट इन देम. फाइब्रस प्रोटीन में सेकेंडरी स्ट्रक्चर अहम होता है जबकि ग्लोब्यूलर प्रोटीन में टर्शियरी स्ट्रक्चर. फाइब्रस प्रोटीन दे आर इनसॉल्युबल इन एक्वस मीडिया while globular protein soluble in aqueous media. ये वाटर के अंदर soluble नहीं होती जबकि globular proteins वाटर के अंदर soluble होती हैं. They are non-crystalline and elastic in nature. एक तो इनके क्रिस्टल्स नहीं होते, दूसरा ये इनके अंदर लचक मौजूद हो सकती है. जबकि ग्लोब्यूलर प्रोटीन की बात करें, ग्लोब्यूलर प्रोटीन में क्रिस्टल बन सकते हैं. They do not easily disorganize with the change of physical and physiological environment. अगर टेम्परेचर लिटिल बिट चेंज कर दिया जाए या फिर pH थोड़ी चेंज हो जाए, pH में चेंज लाया जाए तो ये इजीली डिसऑर्गेनाइज नहीं होते. इसके कंपैरिजन में ग्लोब्यूलर प्रोटीन की बात करें तो अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा ऑप्टिमम टेम्परेचर से या फिर pH के अंदर स्लाइट चेंज भी लाया जाएगा तो इनका स्ट्रक्चर डी नेचर हो सकता है. ऐसी प्रोटीन डिसऑर्गेनाइज हो सकती हैं.
fibrous protein, they perform structural role in cells and organism while globular protein perform functional role. किस तरह, इस पॉइंट को समझने के लिए पहले इसके एग्जांपल देखते हैं. एंजाइम्स, एंटीबॉडीज, हार्मोन्स और हीमोग्लोबिन ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स हैं. तो ये किस तरह फंक्शनल रोल प्ले कर रही हैं. एंजाइम्स जो कि बायोलॉजिकल एक्टिव प्रोटीन है जो किसी केमिकल रिएक्शन के रेट को कैटलाइज करते हैं, और दूसरा एंटीबॉडीज, ये ऐसी प्रोटीन है जो इम्यून सिस्टम में डिफेंस प्रोवाइड करती हैं पैथोजेंस के खिलाफ. हार्मोन्स मेटाबॉलिक प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं जैसा कि इंसुलिन और ग्लूकागॉन. हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन है. तो ये सारी की सारी प्रोटीन कौन सा रोल प्ले कर रही हैं, फंक्शनल. इसके कंपैरिजन में अगर फाइब्रस प्रोटीन की बात करें, सिल्क फाइबर ये क्या बनाती है, सिल्क वर्म और स्पाइडर्स वेब. मायोसिन इन मसल सेल, मसल जो हमारे बने होते हैं वो मायोसिन प्रोटीन के. फाइब्रिन ऑफ ब्लड क्लॉट एंड केराटिन ऑफ नेल एंड हेयर्स, नाखून और बालों के अंदर, नेल और हेयर्स के अंदर पाई जाने वाली प्रोटीन केराटिन, ये कौन सी है, फाइब्रस प्रोटीन. और ये कौन सा रोल प्ले कर रहे हैं, स्ट्रक्चरल रोल. जनरल फंक्शंस ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन्स इन फॉर्म ऑफ एंजाइम कैटलाइज राइट ऑफ रिएक्शन. अगर प्रोटीन एंजाइम्स हों तो ये किसी केमिकल रिएक्शन को कैटलाइज करेंगे. मोस्ट हार्मोन्स आर आल्सो प्रोटीन इन नेचर विच रेगुलेट मेटाबॉलिक प्रोसेस. हार्मोन्स भी प्रोटीन हो सकते हैं जो मेटाबॉलिक प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं, जैसा कि इंसुलिन और ग्लूकागॉन प्रोटीन इन नेचर हैं. ये ग्लूकोज लेवल को, शुगर लेवल को ब्लड के अंदर रेगुलेट करते हैं. सम प्रोटीन्स एक्ट एज कैरियर, फॉर एग्जांपल हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, लिपिड्स, मेटल आयंस. तो कुछ प्रोटीन्स ऐसे भी हैं जो कैरियर के तौर पर काम करती हैं, जैसा कि हीमोग्लोबिन जो कि ऑक्सीजन, लिपिड्स और मेटल आयंस की ट्रांसपोर्ट करती है ब्लड के अंदर. सम प्रोटीन्स आर एंटीबॉडीज विच डिफेंड बॉडी अगेंस्ट पैथोजेंस. तो कुछ प्रोटीन्स ऐसी हैं जो डिफेंस सिस्टम में यानी कि इम्यून सिस्टम में अपना रोल प्ले कर रही होती हैं. पैथोजेंस, बैक्टीरिया, वायरसेस जो कि जिस्म के अंदर एंटर होकर नुकसान पहुंचाते हैं इम्यून सिस्टम को, उनसे प्रोटेक्शन कौन सी प्रोटीन दे रही होती हैं, एंटीबॉडीज. ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स, फाइब्रिनोजन प्रिवेंट द लॉस ऑफ ब्लड आफ्टर इंजरी. कट लगने के बाद, जख्म लगने के बाद जो ब्लीडिंग हो रही होती है, ब्लीडिंग को स्टॉप करने का काम फाइब्रिनोजन का होता है. और फाइब्रिनोजन क्या है, प्रोटीन इन नेचर. Some proteins involved in movement of muscles such as troponin, tropomyosin, myosin and actin. ये ऐसी प्रोटीन्स हैं जो मसल्स की मूवमेंट में अपना रोल प्ले करती हैं. Some proteins cause movement of chromosomes during anaphase of cell division. माइटोसिस और मियोसिस के फेज में जब क्रोमोसोम्स या क्रोमेटिड्स की सेपरेशन होती है एनाफेज के दौरान, वो अपोजिट पोल्स की तरफ जा रहे होते हैं, तो क्रोमोसोम्स की मूवमेंट की रिस्पॉन्सिबल कौन सी प्रोटीन है, ट्यूबुलिन. इसी तरह एक और प्रोटीन है प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजिन, एल्ब्यूमिन. एल्ब्यूमिन साल्ट और वाटर कंसंट्रेशन को रेगुलेट